हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैंने अपने चैनल पर लेक्चर नंबर 1 डाल रखा है। उसमें मैंने फिजिकल क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया था। मैटर का फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। और उसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया गया है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। आई होप कि आप सभी लोगों को लेक्चर नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जहां पर मैंने मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करी थी। उनके बारे में आपको मैंने प्रॉपर्टीज एक्सप्लेनेशन किया गया था वहां पर, ठीक है। मैटर को हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, एक दूसरे की एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सब डिस्कशन किया गया था। आज हम केमिकल क्लासिफिकेशन का डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो बेटा, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। देखिए, आप सोचिए कि क्या जरूरत पड़ी थी मैटर का क्लासिफिकेशन करने की। ये डिस्कशन मैं स्टार्टिंग में कर चुका था लेक्चर नंबर 1 में। आज हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। तो आप बोलेंगे इट बेस्ड अपॉन केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर, ठीक है बेटा। अब देखिए क्या है, जो फिजिकल क्लासिफिकेशन था, वो फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या बोला था हम, फिजिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आयरन कंडेंस स्टेट, रेडबर्ग स्टेट, फर्मियोनिक स्टेट, उन सब पे बेस्ड है। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। मैटर का जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है वो डिपेंड करता है केमिकल कंपोजिशन पर। क्या होता है ये केमिकल कंपोजिशन? केमिकल कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि मैटर किस टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनका नेचर क्या है। केमिकल कंपोजिशन का मीन क्या है, समझिएगा ध्यान से। केमिकल कंपोजिशन का मतलब यह है कि कोई भी मैटर है, वो मैटर किस चीज से बना है। सपोज करो अगर मैं आपसे बोलूं आयरन की एक रॉड है, तो वो किससे बनी है, उसमें कौन कौन से टाइप के पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से टाइप के एटम्स हैं। तो वो जो है, यानी केमिकल कंपोजिशन का, केमिकल क्लासिफिकेशन में जो चीज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन का मतलब होता है कि कोई भी मैटर जो है, वो मैटर किन किन टाइप के केमिकल कंपाउंड से बना है, यानी किन किन टाइप के केमिकल एलिमेंट से बना है, उस एटम से बना है। उन चीज को हम स्टडी करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन में। अब देखिए, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्या चीज है। तो आपसे अगर कोई बोले केमिकल क्लासिफिकेशन, तो आप बोलेंगे इट बेस्ड अपॉन केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। अब देखिएगा क्या क्या होता है केमिकल कंपोजिशन में, हम क्या क्या पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन में, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं फ्लो चार्ट आपको पहले भी करा चुका हूं, एक फ्लो चार्ट कराया है, उसमें केमिकल कंपोजिशन को डिटेल में स्टडी मैंने वहां पर आपको कराया है पूरा डिटेल में। देखिए, केमिकल कंपोजिशन एक्चुअली में 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है प्योर सब्सटेंस और एक होता है बेटा मिक्सचर, ठीक है। आज हम प्योर सब्सटेंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए बेटा, प्योर सब्सटेंस दो पार्ट में डिवाइड है। प्योर सब्सटेंस के अंदर 2 कंडीशन आती हैं। प्योर सब्सटेंस में एक आता है एलिमेंट और दूसरा आता है कंपाउंड। फर्स्ट आता है एलिमेंट, सेकंड आता है कंपाउंड। कंपाउंड में हमने पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड और हमको सेकंड पढ़ना है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और एलिमेंट तो आप जानते ही हो, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड। आगे डिटेल स्टडी कर रहे हैं, बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, केमिकल क्लासिफिकेशन 2 टाइप में होता है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। आज हम प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम अगर हम मिक्सचर पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम में हम मिक्सचर पढ़ाएंगे। अब देखिए क्या है, प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट और कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कंपाउंड के 2 टाइप हैं। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं प्योर कंपाउंड से। प्योर सब्सटेंस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिएगा,
प्योर सब्सटेंस हम स्टार्ट करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर फर्स्ट जो आएगा, लिखिए प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। देखो बेटा प्योर सब्सटेंस होता क्या है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सब्सटेंस, substances contains only one kind of particles is known as pure substance। अगर आपसे कोई बोले कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो हम ये बोलेंगे कि ऐसे सब्सटेंस जो केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हैं उनको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। वो प्योर सब्सटेंस हो जाएंगे हमारे, ठीक है। या अभी भी कह सकते हो प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे, सब्सटेंसेस विच आर होमोजीनियस। सब्सटेंसेस विच आर होमोजीनियस, यहां पर लिख भी सकते हैं आप और करके, सब्सटेंसेस विच आर homogeneous is known as pure substance। आप ये बोलेंगे, देखो दो डेफिनेशन होगी प्योर सब्सटेंस की। क्या आप तो या तो ये बोलिए कि ऐसे सब्सटेंस जो केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हैं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। ऐसे सब्सटेंस जो केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हैं वो प्योर सब्सटेंस है। या ऐसा भी कह सकते हैं ऐसे सब्सटेंस जो होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब होता है जिनमें सारा चीज सेम होता है, जिनमें केवल सिंगल फेज होता है, ठीक है ना। होमोजीनियस किसको बोलते हैं, होमोजीनियस उसको बोलते हैं जहां पर सारा कंपोजिशन सेम होता है, उसको होमोजीनियस कहते हैं। बात यही आ गई, होमोजीनियस कह लीजिए या वन काइंड कह लीजिए, एक ही बात है। तो बेटा प्योर सब्सटेंस क्या है, क्लियर हुआ ना, ठीक है। सब्सटेंस, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हैं उनको प्योर सब्सटेंस कहते हैं। या ऐसा सब्सटेंस जो होमोजीनियस है, होमोजीनियस मतलब जो केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हैं, यूनिफॉर्म है, जो पूरे सोल्यूशन में यूनिफॉर्म रहते हैं, जो पूरी तरह यूनिफॉर्म होते हैं, उनको होमोजीनियस कहा जाता है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब आपको ये बताएंगे, ये समझ में आ गया होगा ना आप सभी के कि प्योर सब्सटेंस क्या है। प्योर सब्सटेंस उन्हीं को कहते हैं बेटा जो केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होंगे और जो होमोजीनियस होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए क्या चीज है, अब होमोजीनियस में कौन कौन आ सकता है, कौन कौन प्योर सब्सटेंस हो सकते हैं। अभी मैंने आपको आगे फ्लो चार्ट कराया था, ठीक है। तो बेटा देखो प्योर सब्सटेंस में कौन कौन आ सकता है वो देखिए आप कि प्योर सब्सटेंस में हम किस किस को लेके आएंगे। प्योर सब्सटेंस में हमारे पास, मैं आपको बता दूं कि जो प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस जो होता है, प्योर सब्सटेंस के अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है कंपाउंड, एक होता है एलिमेंट, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना, एलिमेंट एंड कंपाउंड बोथ आर प्योर सब्सटेंस, that means element and compound both contain only one kind of particle। मतलब एक सेम टाइप के पार्टिकल यहां भी होंगे, सेम टाइप के पार्टिकल यहां भी होंगे। या ये कह सकते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड बोथ आर होमोजीनियस। एक बात ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि एलिमेंट और कंपाउंड होमोजीनियस है या नहीं है, तो ध्यान रखना एलिमेंट एंड कंपाउंड बोथ आर होमोजीनियस है दोनों। मतलब एलिमेंट और कंपाउंड दोनों प्योर सब्सटेंस भी है, एलिमेंट और कंपाउंड दोनों होमोजीनियस भी है, ये ध्यान रखना। होमोजीनियस का मतलब एलिमेंट में भी केवल एक ही टाइप के पार्टिकल होंगे, यानी पूरा क्या होगा, सेम रहेगा, और वैसे कंपाउंड भी क्या होगा, पूरी तरह सेम रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, और दोनों प्योर होंगे, मतलब कोई भी इंप्योरिटी नहीं होगी इनमें। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखना, एलिमेंट कंपाउंड होमोजीनियस होते हैं, प्योर सब्सटेंस भी होते हैं। तो हम डिफाइन करते हैं एलिमेंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, एलिमेंट और कंपाउंड हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो देखिए एलिमेंट क्या होता है।
आप बता सकते हैं क्या होता होगा एलिमेंट? ठीक है, देखो मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूं एलिमेंट क्या है। आप मान लीजिए आपके पास एक आयरन है या आपके पास एक गोल्ड का पीस है, क्या होता है उसमें? मान लीजिए मेरे पास एक गोल्ड का एक पीस है, ठीक है, ये गोल्ड का एक पीस है या सिल्वर का पीस ले लो या गोल्ड का ले लो, ठीक है, गोल्ड का एक पीस है। इस गोल्ड के पीस में क्या होगा? गोल्ड इज द एलिमेंट, गोल्ड क्या है? एलिमेंट है, ठीक है। और एलिमेंट में क्या होता है ना, मान लीजिए गोल्ड का एक पीस है, इस गोल्ड के पीस में सारे जो एटम होंगे वो गोल्ड के ही होंगे, यानी सारे एटम जो होंगे वो किसके होंगे? गोल्ड के, एयू के ही एटम होंगे सारे, एयू एटम, एयू मतलब गोल्ड। यहां से क्या चीज क्लियर हुआ? हम पहली बात तो ये बोलेंगे एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, पहली बात, ठीक है, इट इज अ प्योर सब्सटेंस। कैसे बोला प्योर सब्सटेंस? अभी डिफाइन किया था। प्योर सब्सटेंस उनको कहते हैं जिनमें केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। सिल्वर देख लो एग्जांपल, सिल्वर क्या है? एलिमेंट है। और सिल्वर में देख लो सारे एटम जो है वो सेम है, एक ही टाइप के एटम है। इसका मतलब एलिमेंट जो होते हैं वो प्योर होते हैं। क्या होता है और आगे आगे क्या वही बता देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लिख सकते हैं दे कंटेन्स ओनली वन टाइप, यानी ओनली सेम टाइप ऑफ, या आप ये लिख सकते हैं दे कंटेन्स सेम टाइप ऑफ एटम्स। एटम्स ना क्या पार्टिकल्स भी कह सकते हो, उसमें सब चीज आ जाएगा। देखो अगर आपको एलिमेंट बोले तो क्या डिफाइन करेंगे आप? तो आप बोलेंगे एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंस है। और एलिमेंट में क्या होता है? सेम टाइप के एटम होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं आयरन, जैसे मैंने मान लीजिए एग्जांपल लिया, एग्जांपल के तौर पर मैंने यहां पर बोला है मेरे पास एक आयरन का पीस है, ये आयरन का एक पीस है। तो इस आयरन के पीस के अंदर जो सारे एटम होंगे ना वो आयरन के ही होंगे, ये सारे एटम आयरन के हैं, एक भी एटम इसमें कोई दूसरा नहीं है। यानी जब सारे एटम सेम होते हैं, सारे एटम होमोजीनियस होते हैं, सेम होते हैं, तो इस टाइप के सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और एक ही टाइप के एटम होने की वजह से हम इनको एलिमेंट कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए बेटा इसके बाद एलिमेंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऐसे अभी एलिमेंट का आगे एग्जांपल देंगे हम, ठीक है ना। तो एलिमेंट में ध्यान रखना प्योर सब्सटेंस होते हैं और एक ही टाइप के एटम होते हैं इनके अंदर, यानी सारे सेम होते हैं, ठीक है। आयरन की रॉड है तो सारे एटम आयरन के होंगे, गोल्ड का पीस है सारे एटम गोल्ड का होगा, अगर प्योर फॉर्म में है तो उसमें हम कोई इंप्योरिटी नहीं डालेंगे। सिल्वर तो सारे सिल्वर के होंगे, प्लेटिनम में तो सारे प्लेटिनम के होंगे, सोडियम तो सारा सोडियम होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए एलिमेंट, आपको ये तो पता होगा कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट है, ये तो पता है आपको। 118 एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में। आपको मालूम होगा कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसको हम डाल्टन्स पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास जो है, सॉरी बोर्स जो हमारी टेबल है, यानी उसमें हमारे 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो अब एलिमेंट जो है ना वो 3 टाइप के होते हैं। एलिमेंट के टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट के 3 टाइप हैं। कौन सा? पहला है मेटल, दूसरा क्या है जो मेटल नहीं होता तो क्या हो सकता है, और नॉन मेटल, और तीसरा है मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। पहले हम डिफाइन करेंगे मेटल को, ठीक है ना। आपको पता है मैंने आपको पढ़ाया क्या चीज, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है? केमिकल कंपोजिशन पर बेस्ड है, ठीक है। क्या होता है केमिकल क्लासिफिकेशन में? हमारा आता है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम प्योर सब्सटेंस पढ़ रहे हैं। प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं? जो पूरी तरह होमोजीनियस होता है, जो पूरी तरह यूनिफॉर्म होता है, जिनमें केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। एक ही टाइप के पार्टिकल को आप ना बोलते हुए आप ये बोलिए प्योर सब्सटेंस, उसको कहते हैं जो होमोजीनियस होता है, जो यूनिफॉर्म होता है, वो प्योर सब्सटेंस है। उसके क्या क्या होते हैं प्योर सब्सटेंस?
प्योर सब्सटेंस में आपका आता है एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या है? जो प्योर है, और क्या है? एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है। कितने टाइप के एलिमेंट होते हैं? मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। चलिए अब डिफाइन करेंगे मेटल्स को। पढ़ा है आपने ये, ठीक है, लेकिन बट इनको समझिए। एक चीज ध्यान रखना, अगर कहीं पर भी ऑप्शन आता है तो ध्यान रखो कि एलिमेंट और कंपाउंड जो है वो प्योर सब्सटेंस है और होमोजीनियस है, ये ध्यान रखो। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स बोथ आर होमोजीनियस, ये भूलना मत। एलिमेंट भी होमोजीनियस है और कंपाउंड भी होमोजीनियस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, मेटल को डिफाइन करते हैं हम। चलिए मेटल्स क्या होती है, सुनना। आपको पता है मेटल क्या होती है? मेटल्स आर दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। यानी बात ध्यान रखना, जैसे कोई मेटल है तो मेटल क्या होगी? हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होगी, ठीक है ना। जैसे अभी आपने देखा होगा, कभी आप किसी लोहे की कढ़ाई में अगर खाना बनाते हैं तो कढ़ाई भी गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो हीट की गुड कंडक्टर है, ठीक है ना। जैसे कोई लोहे का, अगर आपके पास कोई लोहे की रॉड है, अगर उसमें करंट फ्लो करवाएंगे तो करंट फ्लो होगा, उसमें करंट लगेगा। आपको ऐसा करना नहीं है, बट इसमें क्या होता है कि करंट लगता है, ठीक है। तो यानी जो मेटल होती है ना, मेटल जो होती है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है। मतलब अच्छी तरह से हीट वो फ्लो कर सकते हैं, अच्छी तरह से कंडक्टिविटी भी शो कर सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है मेटल में, बोलिए। एक तो यह है कि मेटल ये है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। दूसरा पॉइंट, जो मेटल होती है ना, मेटल्स जो होती हैं वो डक्टाइल होती हैं, डक्टाइल एंड मेलिएबल। ठीक है, जो मेटल है, मेटल्स जो है ये डक्टाइल होने के साथ साथ क्या है? मेलिएबल भी है, ठीक है। अब देखो डक्टाइल और मेलिएबल क्या होता है, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने। मेलिएबल किसको बोलते हैं? मेलिएबल क्या होता है? मेलिएबल होता है कि कोई भी मेटल है, उस मेटल को हैमर से पीट पीट के एक क्या होता है, सीट में चेंज करना। मान लीजिए मेरे पास एक मेटल है छोटा सा, ये इसको मैंने पीटा पीटा हैमर से पीटा और एक बड़ी सी शीट में चेंज कर दिया, तो उसे बोलते हैं क्या? मेलिएबिलिटी। वो मेलिएबिलिटी होती है, मेलिएबल कहते हैं उसे। और डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल क्या होता है कि मेटल को मेल्ट करके, या मेटल को मेल्ट करने के बाद उसके बाद उसकी क्या और लंबी सी वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। देखो मेटल में डक्टाइलिटी और मेलिएबिलिटी ध्यान से पढ़िएगा, क्या चीज होती है। मेलिएबल क्या होता है कि मेटल जो होती है उसको पीट पीट के एक बड़ी सी शीट में चेंज करना, ठीक है ना। एक बड़ी सी शीट में चेंज करने की प्रोसेस को मेलिएबल कहते हैं, मेलिएबिलिटी बोलते हैं। और अगर कोई मेटल है उसको मेल्ट करके एक लंबी सी उसकी वायर बना दी, तो वायर के फॉर्म में चेंज करने को उसको डक्टाइलिटी कहते हैं, डक्टाइल बोलते हैं। समझ में आया? मेटल जो होती है गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी और हीट की। मेटल जो होती है वो मेलिएबल होने के साथ साथ डक्टाइल भी होती हैं। मेलिएबल क्या होता है? मेलिएबल होता है मेटल को पीट पीट कर एक लंबी सी चादर, लंबी सी सीट में चेंज करना होता है मेलिएबिलिटी। और डक्टाइल क्या होता है? उसको मेल्ट करके लंबी सी वायर बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं डक्टाइल, डक्टाइलिटी। बताइए समझ में आया सभी को? ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टी और बताइए, और क्या हो सकता है, बोलो। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, बोलो। जनरली कह सकते हैं कि मेटल जो होती है उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल से ज्यादा होता है। तो आप बोल सकते हैं जनरली द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लिख सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स इज हायर देन, इज ग्रेटर देन भी लिख सकते हैं यहां, is higher than non-metals। मतलब जो मेटल होती हैं उन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल से ज्यादा होता है। अगर आप किसी नॉन मेटल को लें और किसी मेटल को लें, ठीक है, मान लीजिए आपने एक नॉन मेटल ली, अगर आपने कोई नॉन मेटल लिया और आपने कोई मेटल लिया, अगर उन दोनों को मेल्ट और बॉईल करना स्टार्ट किया तो ये नॉन मेटल जल्दी मेल्ट बॉईल हो जाएंगी, ये देर में मेल्ट और बॉईल होंगी।
क्यों, इसका रीजन क्या है, मेटल और नॉन मेटल का ऐसा रीजन क्या है कि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होता है मेटल में कंपेरिजन टू नॉन मेटल्स। ठीक है, आगे धीरे धीरे डिस्कशन करते जाएंगे, सब चीजें आएंगी समझ में, आपको चिंता वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या क्या है, मेटल गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी और हीट की, मेटल डक्टाइल और मेलेबल भी होती है, मेटल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है कंपेरिजन टू, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है कंपेरिजन टू नॉन मेटल। ठीक है, और अगली प्रॉपर्टी बताइए, और कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, बोलिए और क्या हो सकती है प्रॉपर्टी। आपने पढ़ा होगा कि हमारी अर्थ में, अर्थ से जो निकलने वाली चीजें मोस्ट ऑफ द मेटल होती हैं। ठीक है ना, हमारी अर्थ से जो चीज आती है उसमें ज्यादा मेटल होती है, और ध्यान रखना मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड। मेटल्स क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं, इसमें लिख भी दे रहा हूं मैं आगे, फोर्थ पॉइंट लिख भी दे रहा हूं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड। जो ज्यादातर मेटल होती हैं वो सॉलिड होती हैं। हाँ, अब मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया, एग्जांपल हो सकता है गोल्ड सॉलिड होता है, सिल्वर ये है सॉलिड, गोल्ड क्या है सॉलिड, आयरन क्या होता है सॉलिड, जिंक क्या होता है सॉलिड। ठीक है ना, लेकिन एक मेटल ऐसी भी है जो लिक्विड होती है। देखो मैंने क्या बोल के लिखा है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड, मतलब ज्यादातर मेटल सॉलिड होती है, लेकिन ध्यान रखना कौन सॉलिड नहीं होता, मरकरी, Hg लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, ये भी ध्यान रखना, एट रूम टेम्परेचर, इतनी बात ध्यान रखिएगा। आप ये कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, बिकॉज मरकरी इज लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। इज दैट क्लियर, सभी को समझ में आ गया ना, प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब देखिए, अब आगे इसके आगे डिस्कशन करते हैं हम। चलिए, मेटल का डिस्कशन हमने कर लिया, ठीक है, एग्जांपल भी हमने पढ़ लिए। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स। क्या होते हैं बेटा नॉन मेटल? नॉन मेटल होते हैं क्या, पुअर कंडक्टर ऑफ, लिख सकते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मतलब जो नॉन मेटल होती हैं वो पुअर कंडक्टर यानी बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट की। दूसरा पॉइंट हम बोल सकते हैं जनरली, ठीक है, ये ऐसा लिख लो, जनरली इसको हम ऐसा कह सकते हैं, नॉन मेटल जनरली गैस ही होती है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल गैस होती है, बट हम ये भी कह सकते हैं नॉन मेटल्स हैव लेस empty melting point and boiling point. Non-metals have less melting and boiling point than metals. यानी मेटल से जो नॉन मेटल होती है ना, उन नॉन मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, मेटल से कम होता है। मैंने अभी रीजन बताया था, मेटल जो होता है उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, नॉन मेटल में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिस वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। आगे बात करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कहां पर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कहां पर वीक होना चाहिए, कैसा अट्रैक्शन होना चाहिए, वो सब हम आगे बात करते जाएंगे जब धीरे धीरे हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तीसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर गैसेस। जनरली ज्यादातर नॉन मेटल गैस होती हैं, बट ऐसा नहीं है कि गैस ही होती हैं। ठीक है, हम ये ध्यान रखना, नॉन मेटल्स आर सॉलिड लिक्विड एज वेल एज गैसेस। ठीक है, यानी जो नॉन मेटल होती है ना, वो सॉलिड भी होती है, लिक्विड भी होती है और गैस भी होती है। अभी इसको समझाने वाला हूं। नॉन मेटल में खास बात है, आपने देखा होगा, मैंने आपको एक बात बताई थी, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होती है, नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होती है। ठीक है ना, हाँ, ऐसा नहीं है कि जो नॉन मेटल से हैं
वो नॉन मेटल हमेशा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं। नहीं, यहां पर एक एग्जांपल और है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। एक्सेप्ट ग्रेफाइट, एक बात ध्यान रखना, ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता है। जो पेंसिल होती है ना, आपने देखा होगा पेंसिल में जो लिखने वाला होता है, बीच का ब्लैक ब्लैक पार्ट जो होता है वो ग्रेफाइट ही होता है। जो पेंसिल होती है जिससे आप लिखते हो ना, तो जो चीज लिखती है वो ग्रेफाइट है। और कभी अगर उसको आपने प्लग में डाला, ऐसा करना नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि अगर उसमें आप कभी करंट फ्लो करवाएंगे तो उसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। मतलब अगर उसको कभी करंट फ्लो करवाएंगे तो करंट फ्लो होने वाला है उसमें, ऐसा नहीं कि करंट फ्लो नहीं होगा। तो एक चीज ध्यान रखना, नॉन मेटल जो होती है वो पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी और हीट की। लेकिन ध्यान रखना, ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है, ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता है। मतलब इसमें कंडक्टिविटी होती है। रीजन ये है कि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। आगे बात करेंगे, मैं भी इसके बारे में पूरी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ऐसी एक नई रिसर्च हुई है, नई रिसर्च में भी एक ग्राफीन है, ग्राफीन आपने भी पढ़ा होगा, पढ़ना जरा ग्राफीन के बारे में। ग्राफीन भी ऐसा सब्सटेंस है ना, ठीक है, जो ग्राफीन है वो ग्राफीन भी ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, यहां पर जो नॉन मेटल, ग्राफीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता है, वो भी बढ़िया कंडक्टर है वो, ठीक है। अभी हम उसको कह नहीं सकते कि मेटल है या नॉन मेटल है, बट याद रखना कि ग्रेफाइट के बाद की जो फैमिली का मेंबर है वो है हमारा क्या, कि ग्राफीन। ग्राफीन जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। नॉन मेटल के बारे में दूसरी बात सुनना, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है मेटल से, ठीक है। और तीसरी बात यह कि नॉन मेटल सब होती हैं, लिक्विड भी होती हैं, सॉलिड भी होती हैं, गैस भी होती हैं। अब मेटल और नॉन मेटल में कंपैरिजन करना चाहो तो क्या कंपैरिजन आएगी, मेटल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। मेटल जो होती है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होती है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होती है। केवल किस नॉन मेटल को छोड़ के, ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा नॉन मेटल होती है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, ग्रेफाइट। ये कंडक्टर बढ़िया कंडक्टर है ये, ठीक है ना। ग्रेफाइट जो है ये नॉन मेटल है और ये बढ़िया कंडक्टर है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं कि मेटल जो होती है मेलेबल डक्टाइल होती है, ये नहीं होती है। मेटल जो होती है वो सॉलिड्स होती हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द सॉलिड होती है, और मरकरी लिक्विड होता है, लेकिन ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम, देखिए अब आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल लिखते हैं, नॉन मेटल्स के एग्जांपल लिखे जाएंगे। आप क्या क्या हो सकते हैं नॉन मेटल के एग्जांपल बताइए, ठीक है। पहले ऐसी नॉन मेटल बताओ जो सॉलिड होती हैं। देखो लिख दे रहा हूं मैं, सॉलिड नॉन मेटल, सॉलिड नॉन मेटल। कौन कौन से नॉन मेटल सॉलिड होती हैं, P4, S8, I2, ये सब जो नॉन मेटल है सॉलिड है। ये नॉन मेटल P4 सॉलिड होता है, S8 भी सॉलिड होता है, आयोडीन भी सॉलिड होता है, ठीक है। अब कौन कौन सी नॉन मेटल लिक्विड होती हैं, लिक्विड नॉन मेटल, ब्रोमीन, ब्रोमीन लिक्विड होता है ना, ठीक है ना। ब्रोमीन को लिक्विड फॉर्म में ले सकते हो आप। अमोनिया, ठीक है, अमोनिया भी लिक्विड हो सकता है, गैस भी है बट लिक्विड भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, और भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन भी लिक्विड फॉर्म में आता है, प्रेशराइज करना पड़ता है उसे, ठीक है। तीसरा गैसेस नॉन मेटल, गैस नॉन मेटल कौन होंगे बताओ, गैसेस नॉन मेटल बताइए, कौन कौन से नॉन मेटल गैसेस होते हैं बताओ। फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, CO2 ये भी गैस। तो ध्यान रखना कि नॉन मेटल सॉलिड होती है जो लिखी है ऊपर देख सकते हैं, नॉन मेटल लिक्विड भी होती है ये भी लिख रखा है, और नॉन मेटल गैस भी होती है ये भी लिखा है। एक चीज ध्यान रखना, हमारे पीरियोडिक टेबल जो है उसमें ग्रुप 17 मतलब हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली देखना, ग्रुप 17 बोलते हैं इसको ग्रुप 17 कहा जाता है। ये ग्रुप 17 जो होता है इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। इस ग्रुप 17 में फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है। ये ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पीरियोडिक टेबल में कौन सी ऐसी फैमिली है जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट होती हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है, F2Cl2 गैस होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है और आयोडीन सॉलिड होता है। ये ध्यान रखिएगा आप इस चीज को, ठीक है ना। चलिए नॉन मेटल भी हमने पढ़ लिया,
अब हम बात करेंगे मेटालॉइड की। अब जो बात करने वाले हैं वो हम डिस्कशन करेंगे मेटालॉइड्स की। ठीक है, मेटालॉइड क्या बोलते हैं बेटा, किसको बोलते हैं मेटालॉइड? देखो, नॉन मेटल के एग्जांपल, यानी मेटल जो है वो कंडक्टर है, नॉन मेटल जो है वो जनरली इंसुलेटर है। तो मेटालॉइड क्या होंगे? सेमीकंडक्टर। मेटालॉइड लिखते हैं, मेटालॉइड। ठीक है, मेटालॉइड को बेटा सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का बड़ा यूज करते हैं आजकल हम। हमारे जो फोन होते हैं, फोन में जो चिप्स होती हैं, ठीक है, जो सोलर लाइट्स होती हैं, इनमें सब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती है। मेटालॉइड किसको बोलते हैं? ठीक है, बोल सकते हैं देयर प्रॉपर्टीज लाइज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। सिंपल सी बात, यहीं से सारी चीज डिफाइन हो गई। जो मेटालॉइड होते हैं ना, इन मेटालॉइड को सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं। बताऊंगा अभी सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं, आगे हम इस बारे में डिस्कशन भी करेंगे। देखिए, धीरे धीरे सारी चीज का डिस्कशन किया जाएगा, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। मेटालॉइड किसको बोलते हैं? मेटालॉइड वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी लाई करती है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। मतलब मेटालॉइड कंडक्टर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है ना? और देखो क्या है, मेटालॉइड जो होते हैं ना, मैं आपको एक बार खास बता देता हूं, मेटालॉइड्स आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट लो टेम्परेचर। ठीक है ना? मतलब क्या होता है, जो मेटालॉइड है, इसलिए इनको सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि ये लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर दोनों में वर्क करते हैं। अगर लो टेम्परेचर होगा तो ये बेड कंडक्टर होंगे, इलेक्ट्रिसिटी या हीट के। ठीक है ना? और अगर हाई टेम्परेचर होगा तो ये गुड कंडक्टर होंगे बेटा, ये हीट के। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना कि जो हमारी मेटालॉइड्स होती है, ध्यान सुनिएगा, मेटालॉइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। मेटल्स आर कॉल्ड कंडक्टर, नॉन मेटल्स आर कॉल्ड इंसुलेटर। जनरली की बात कर रहा हूं मैं। और मेटालॉइड्स आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है ना? और जो मेटालॉइड होते हैं बेटा, उनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करती है। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करती है। मतलब लो टेम्परेचर पर ये बेड कंडक्टर होंगे और हाई टेम्परेचर पे गुड कंडक्टर होंगे। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, लो टेम्परेचर पे बेड कंडक्टर और हाई टेम्परेचर में गुड कंडक्टर होंगे हीट के या इलेक्ट्रिसिटी के। इसका मतलब जो मेटालॉइड होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल मेटल नॉन मेटल के बीच में लाई करती है। कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं मेटालॉइड के, बताइए? कौन कौन से मेटालॉइड हमारे पास? अरे मैंने बताया ना आपको कि मेटालॉइड का यूज कहां होता है? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में होता है, डायोड्स जो होते हैं उनमें होता है, सोलर पैनल्स में होता है। ठीक है, इन सब में इनका यूज होता है। एग्जाम्पल देखो, देखो मेटालॉइड को मैं ज्यादा डिस्कस यहाँ पर इसलिए भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि देखो 12th क्लासेस में ये सब आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। मेटालॉइड पढ़ना है, मेटालॉइड के टाइप, मेटालॉइड मतलब सेमीकंडक्टर, उसके टाइप पढ़ने हैं, डोपिंग पढ़नी है। ठीक है ना? पी टाइप, एन टाइप का कैसे कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, ये सब चीजें पढ़नी है। इसलिए यहाँ पर ज्यादा डिस्कशन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको मेन टॉपिक में बता दे रहा हूं। सिलिकॉन मेटालॉइड है, सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ठीक है, ये सब जो होते हैं बेटा, ये सब बढ़िया से क्या है? मेटालॉइड है, सेमीकंडक्टर है। ठीक है, सिलिकॉन जो है बढ़िया, सिलिकॉन का नाम तो बहुत सुना होगा आपने, सिलिकॉन चिप। ठीक है ना? ये बढ़िया कंडक्टर है, यानी बढ़िया सेमीकंडक्टर कह सकते हो आगे से। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट को पूरा अच्छे से क्लियर कर लिया और एलिमेंट में हमने एक एक चीज का एग्जांपल पढ़ लिया। मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड, कौन मेटल होंगे, कौन मेटालॉइड होंगे, कौन नॉन मेटल्स होंगे, वो हमने डिस्कशन कर लिया। मेटल सॉलिड होती हैं, मरकरी ऐसा मेटल है, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ध्यान रखना, मरकरी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। और ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है, ध्यान रखो, ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ये ध्यान रखना, छोटी सी चीज, ये किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें, BRO2। ठीक है, ध्यान रखो। मेटल सॉलिड होती है, केवल मरकरी जो ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। नॉन मेटल जो होती है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकती हैं। ठीक है ना? सॉलिड भी लिखवाता है, लिक्विड भी लिखवाता है, गैस भी लिखवाता है। और ध्यान रखना, ब्रोमीन ऐसी नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है।
और मेटालॉइड जो होते हैं ये मेटालॉइड सॉलिड्स होते हैं, ये मेटालॉइड जो होते हैं सॉलिड होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल के बीच में लाई करती है, इनके टाइप ये लिखे गए हैं, ठीक है, इनके बारे में हमने बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कशन करेंगे कंपाउंड्स की, ठीक है। अब आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो कंपाउंड का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखिए कंपाउंड क्या होते हैं, अब हम कंपाउंड को स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड को, कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए कंपाउंड क्या होता है, अब हम कंपाउंड को स्टडी करेंगे। बेटा कंपाउंड में क्या बोल सकते हैं, इसमें भी ये बोलेंगे इट इज अ प्योर सब्सटेंस, या दे आर अ प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं, दे आर प्योर सब्सटेंस, दे आर प्योर सब्सटेंस, ठीक है। जो कंपाउंड है बेटा वो क्या है, अब हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं, प्योर सब्सटेंस का मेटल, हम प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट तो पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे कंपाउंड की। कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। और ये लिख सकते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय, या दे कंसिस्ट लिख लो, दे कंसिस्ट, दे कंटेन्स लिख सकते हो, दे कंटेन्स टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, they contains two or more than two elements which are combined in a fixed proportion, by mass। देखो ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है, कंपाउंड जो होते हैं ना बेटा वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, जैसे वाटर, वो इम्प्योरिटी मिल जाती है वो बात अलग है, जैसे मैंने CO2 बात करी, CO2 कंपाउंड है, प्योर सब्सटेंस है। वाटर जो है वो भी प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। अमोनिया जो है वो भी कंपाउंड है, प्योर सब्सटेंस। मीथेन जो है वो भी कंपाउंड है, वो भी प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड क्या होता है पहले ये सीख लीजिए आप, कंपाउंड बेटा प्योर सब्सटेंस है, और कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, ध्यान रखना इस बात को। कंपाउंड जो होते हैं उनमें कम से कम 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, और इनमें ये क्या होते हैं, ये जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट होते हैं, ये कंबाइन होते हैं, क्या कंबाइन होते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब क्या है कि जो एलिमेंट होते हैं ये आपस में कंबाइन होंगे, और इस तरीके से कंबाइन होंगे कि इनका जो फिक्स होने, जो ये जिस तरीके से फिक्स होंगे, इनका मास जो होगा वो फिक्स होगा, ठीक है। आगे डिस्कशन करने वाला हूं इस बारे में, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ गई होगी, कंपाउंड जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, और कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, और वो जो एलिमेंट होते हैं ना वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइन होते हैं। अब इसका मतलब क्या है आगे डिस्कशन करते हैं, ध्यान सुनना। इतनी बात समझ में आ गई ना, कंपाउंड प्योर होंगे, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाएंगे, और उनका जब 2 एलिमेंट आपस में मिलेंगे तो उनका मास हमेशा फिक्स रहेगा। अब सुनिए मैं एग्जांपल लेता हूं, देखना, ठीक है। एक चीज ध्यान सुनिएगा आप, देखिए अब ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड है वाटर, मैंने वाटर लिख दिया, ठीक है ना, इसको सिंपल फॉर्म में लिख दे रहा हूं वाटर, H2O। अब वाटर कैसे बना होगा बताओ। वाटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं अभी, इसको नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूं। वाटर जो है, वाटर 2 एलिमेंट कंसिस्ट कर रहा है। देखो मैंने पहले कहा था कंपाउंड कम से कम 2 एटम या उससे ज्यादा एटम कंसिस्ट कर सकता है। देखो इसमें 2 एटम है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, बट टाइप तो 2 ही है ना। एक हाइड्रोजन एटम है, मतलब एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जो कंपाउंड होगा उस कंपाउंड में कम से कम 2 एलिमेंट तो होंगे, या 2 एटम तो होंगे कम से कम, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। और ध्यान सुनना, जैसे ये वाटर है, वाटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, ठीक है। अब आप वाटर में देख लो, ठीक है। अगर मैं वाटर में बात करूं तो वाटर में कितना हाइड्रोजन है बोलो, 2 हाइड्रोजन, और कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, ठीक है।
हाइड्रोजन का मास कितना होता है आपको पता है, 1 होता है, और कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 2, तो कितना आएगा बताओ, 2 आएगा। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, तो कितना रेशियो आएगा, 2:16 तो आएगा ना। और ये हमेशा क्या रहेगा, 1:8। सॉल्व करके देख लो, 1:8 ही तो आएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, क्या कहा उसने, वाटर इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय द 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन always combine in a fixed proportion which is 1:8 by mass। इतनी बात ध्यान रखना, जब वाटर बनेगा तो वाटर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनेगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 2:16 बाई मास में कंबाइन होगा। देख लो, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 से 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 हो जाएगा। मतलब जब भी वाटर बनेगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास हमेशा 2:16 होगा, मतलब 1 रेशियो कितना रहेगा, 8। तो कंपाउंड में क्या है, कंपाउंड में हमेशा जो रेशियो होता है वो फिक्स रहता है, हमेशा 1:8 जब होगा तब वाटर बनेगा। ठीक है, देखिए अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी मैंने यहां तक डिस्कशन किया है, अब मैं जो करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड को और डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी तो मैंने आपको केवल क्या बताया, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड कैसे बनता है। अभी हम आगे, अब हम नेक्स्ट टाइम में, मैं अभी इस चीज को कंप्लीट डिस्प्ले भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम नेक्स्ट टाइम में कंपाउंड और मिक्सचर को एक साथ पढ़ेंगे, लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इस चीज को पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट टाइम हम कंपाउंड को डिफाइन करेंगे, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड कैसे बनता है, किस किस तरीके के कंपाउंड हो सकते हैं, उसके टाइप क्या है, और मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के टाइप क्या है, वो सब पढ़ेंगे, क्योंकि कंपाउंड मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमने जो डिस्कस किया है उसको नेक्स्ट लेक्चर में फिर कवर कर लेंगे हम। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपना अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊं, और आप अभी हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप चैट में कमेंट में लिख सकते हैं, उन चीजों को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।